नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आज मैं पहुंचा हूं दुनिया का सबसे ख़तरनाक महाज, दुनिया का सबसे ऊंचा महाज सियाचिन। सियाचिन के लिए जाने के लिए अब हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैं पहुंचा हूं गोमा में। गोमा आखिरी गांव है पाकिस्तान का और गोमा के बाद आबादी नहीं है, डायरेक्ट हमारी जो पोस्ट हैं बुलंदियों पे और उसके बाद सामने हिंदुस्तान की पोस्ट हैं। सियाचिन को दुनिया का सबसे ख़तरनाक महाज कहा जाता है। ये वो महाज है जहाँ सांसें मुंजमद हो जाती हैं। ये वो महाज है जहाँ पाकिस्तान के जवानों को ना सिर्फ दुश्मन से लड़ना पड़ता है, बल्कि साथ साथ दुनिया के सबसे ख़तरनाक और सबसे सख्त तरीन मौसम के साथ भी मुकाबला करना पड़ता है। तो हम गोमा में जो बटालियन हेडक्वार्टर है, इसको आप बेस कैंप भी कह सकते हैं सियाचिन का। यहाँ किस तरह ट्रेनिंग्स होती हैं उन जवानों की जिनको फॉरवर्ड पोस्ट पर जाना होता है इस हार्श वेदर के अंदर, इस मादरे मिल्लत की, इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी होती है। और इन्हीं जवानों की बदौलत हम पुरसुकून की ज़िंदगी सो रहे होते हैं, पुरसुकून की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। हमें फ़ख्र है हमारी फ़ौज पर, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस तरह के एरिए में कमांड करना, इस तरह के एरिए में अपने वतन अज़ीज़ की हिफाजत करना। तो हम अगली पोस्टों पे भी जाएंगे और गोमा में जो ट्रेनिंग है, मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग इनके चीज़ें होती हैं कि किस तरह एक सोल्जर को जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से होते हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ मिलिट्री यूनिट्स से होते हैं, वो अपने आप को प्रॉपर ट्रेंड कर सकें और ढाल सकें सियाचिन के सख्त जो इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक। क्योंकि आसान नहीं होता सियाचिन की सख्त सर्दी में, क्योंकि आज अभी ये गोमा, क्योंकि अभी काफ़ी हम नीचे हैं, यहाँ काफ़ी ठंड है। इसके बाद हम गयारी भी जाएंगे, वहाँ भी काफ़ी ठंड है। और फिर उसके बाद अगली जो पोस्ट हैं जहाँ पे हमने जाके आपको दिखाना है कि किस तरह पाकिस्तान का फ़ौजी जवान बड़े जज्बे के साथ, बड़े वल्वले के साथ इस कौम की सरबुलंदी के लिए, इस कौम की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की अज़मत के लिए अपनी जान जोखम में डालकर, अपनी जान शदीद ख़तरे में डालकर पाक फ़ौज का नाम बुलंद करते हुए हमारे सुकून के लिए इन पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहा होता है। तो ट्रेनिंग सेशंस को हम दिखाएंगे कि जो हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बहुत हार्श वेदर में कई मेडिकल इश्यूज़ जो हैं वो फॉरवर्ड पोस्टों पर फेस करता है हमारा सोल्जर। तो किस तरह सोल्जर को लाया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उसको ठीक किया जा सके, और हार्श वेदर में किस तरह हमारा सोल्जर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए मेरे साथ। सर आप नहीं थकते? नहीं थकता, सब थकते हैं यहाँ पे ही आया अल्टीट्यूड पे। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी और इसकी वजह से सारे थकते हैं। सिर्फ ये कितना अरसा हो गया आपको सियाचिन में, यहाँ इस एरिया में? हमारी बटालियन को 2 साल होने वाले हैं और मुझे साल हो गया। सख्त सर्दी गुजार दी आपने। कहाँ सर, हम किस तरफ, ये जो जगह ये क्या है? ये गोमा ट्रेनिंग साइट है। यहाँ पे 2 किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। एक ऑपरेशनल टास्क जो जवानों का होता है उसकी, और दूसरी जो आपने सांस की बात की, जो मेरा ज़्यादा झड़क और मौसम पजीरी उनकी यहाँ पे। और उसके साथ साथ ये कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग है, ताकि आगे जब ये आगे मोर्चों पोस्टों पे जाते हैं तो वहाँ पे इनके काम आए। वेरी राइट। तो यहाँ कैप्टन मोहित है मेरे साथ, जो हमें इस ऑपरेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं लकी मरवत से हूँ। बड़ा मुश्किल होता है इस सख्त वेदर में मुल्क का दिफा करना। देखिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पहाड़ी इलाका है और मौसम भी काफ़ी सख्त है, तो इस चैलेंजेस का सामना करने के लिए इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कौन कौन सा ट्रेनिंग का पोर्शन है जो ये अगले मोर्चों के लिए जवानों को सिखाते और बताते हैं। मोहित साहब बताइएगा कि ये क्या ट्रेनिंग है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या और ये क्यों ज़रूरी है? देखिए जी, सबसे पहले जो आप एक्टिविटी देख रहे हैं इसको रिपेलिंग करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि पहाड़ी चोटी पे जाते हुए खुदा ना खास्ता कहीं से ट्रैक ख़त्म हो जाए, तो उस चोटी से उतरने के लिए हम रिपेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हैं वो टेक्निकल क्लाइंब। यहाँ पे पोस्टों पे मूव करते हुए हमें बाई फुट जाना पड़ता है, तो ऊपर काफ़ी स्टीप चढ़ाइयाँ आती हैं। तो जब तक हम उनको प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो नहीं करते तब तक उसमें काफ़ी ज़ख्मी होने का खदशा होता है। तीसरी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है जेड पुली। जेड पुली? जी जी, वो सामने जेड पुली है। अच्छा, वो हम इसलिए कराते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हमारा जवान क्रेविस में गिर जाए, खाई में गिर जाए, तो उसको नीचे से ऊपर लाने के लिए हम एक बंदा ऊपर से नीचे भेजते हैं,
वो उसको हुक करके ऊपर लेके उसकी आते हैं। तरफ हम जाते हैं। ये जो जंप कर रहा है ये क्या स्पेसिफिक जंप होता है और क्यों किया जाता है, और बर्फ़ पे क्या पॉसिबल है इस तरह का जंप? देखिए जी, ये तो एक प्रॉपर प्रोसीजर पहले तो फॉलो कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह वहाँ पे जंप मारे जाएं, वो कंडीशन पे और वहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं उस पे डिपेंड करता है। कितने परसेंट फिट होना चाहिए इस तरह के जंपिंग के लिए बंदे को? देखें जी, इसके लिए तो आपको 100% फिट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके आर्म मसल्स भी लगते हैं, बाकी आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी लगती है, तो इसके लिए फ़िटनेस तो काफ़ी ज़रूरी है। सारी एक्टिविटीज़ के लिए फ़िटनेस ज़रूरी है। चलें सर इनसे बात करते हैं। सर क्या हाल है आपका? हमराज साहब हैं जी हमारे साथ। आपने बाहिफाजत एक जवान को नीचे उतार लिया, जी सर। कितना मुश्किल है ये काम? सर मुश्किल तो है, लेकिन क्योंकि हम सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं इसलिए हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं और हमें ये मुश्किल नहीं नज़र आता है। गांग-ग्यारी एक मुश्किल सेक्टर है, यहाँ पे हम सख्त ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसमी हालात सख्त होते हैं और बर्फ़बारी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग एरिया में सख्त ट्रेनिंग करते हैं ताकि जब हम आगे सरवाइव करें या पोस्टों पे जितना अर्सा हम रुकें और हमारे लिए वहाँ पे रहना आसान हो सके। ये ऊपर देख सकते हैं कि वो एक हमारा फौजी भाई जो है वो जिसने नीचे आना है उसको रस्सों के ज़रिए सेट कर रहा है कि वो किस तरह नीचे आ सकता है। तो ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है वैसे? ये रिपेलिंग होती है, ये हम इसलिए करते हैं रिपेलिंग क्योंकि हमें जब हम सरवाइव करते हैं तो हम बर्फ़बारी की वजह से हमारा कई दफ़ा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है और हमें एक सख्त पहाड़ी के ज़रिए नीचे उतरना पड़ सकता है, जिसके लिए टूटने का खतरा हो सकता है? नहीं, इसके नहीं टूटने का खतरा हो ये सकता दो है। बंदे नीचे क्यों खड़े होते हैं? ये इसलिए होते हैं अगर खुदा न खास्ता जो ऊपर से बंदा उतर रहा है उसको गिरने का अगर चांस हो तो ये हम जो नीचे ये रस्सा है इसको दाएं बाएं कर लेते हैं, जिसकी वजह से बंदा जो है वहीं जहाँ पे होता है वहीं पे सर आप मुझे बताएं, मेरी ट्रेनिंग कराएं। क्यों मुझे मैं कर सकता हूँ ट्रेनिंग? इंशाल्लाह सर। सर, आप भी आ जाएं। इंशाल्लाह सर। सर अब आप माही पकड़े, मैं तो रस्सा पकड़ना सीख लूँ सर। ऊपर से सर बंदा आ रहा है, अगर इस अल्लाह ना करे इसका पैर स्लिप हो जाता है तो हमने दाएं बाएं इसको रस्से को टेट कर देना है। जैसे ये टेट हो जाएगा तो बंदा जो है ना हवा में हो जाएगा, उसकी टांगे बच जाएंगी टूटने से, उसका मुंह नहीं लगेगा। हर जंप के बाद इसको ढीला कर देना होता है? इसको ढीला ही रखना होता है, अगर उसके गिरने का खतरा होता है तब उसको टाइट किया जाता है। ओके, ये सेफ है मतलब? जी बिल्कुल सेफ़ है, अगर आप प्रॉपर तरीका फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सेफ़ है। सर इसमें हमने सेफ्टी के लिए चेस्ट हार्नेस भी पहना होता है सर, ड्रिलिंग भी पहनी होती है सर, और जो हमारा बैक वाला हाथ होता है सर ये हमारा लाग होता है। हम जो ही जंप करते हैं सर तो उससे हम हाथ को दाएं ले जाते हैं जिससे हम आसानी से नीचे आते हैं, और जब हमने रुकना होता है तो वहाँ पे हम ब्रेक लगा लेते हैं। वेरी राइट सर, आप मेरा शुक्रिया अदा करें, मैंने आपको नीचे उतारने में आपकी हेल्प की है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नायक नबील शहजाद सर। नायक नबील सदात, बड़ा ख़तरनाक काम है ना? जी सर। सो क्या पाक फ़ौज के जो जज्बे इस सख्त पहाड़ों में और सख्त मौसम में बुलंद हैं? जी सर बिल्कुल बुलंद हैं सर। पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी। मुझ साहब ये 1 2 3 4 5 6 लोग एक जैसा यूनिफॉर्म पहना है, रस्सियों से ये कनेक्ट हैं, ये क्या है, ये एक्सरसाइज क्यों की जाती है? जी ये टेक्निकल क्लाइंब की एक्सरसाइज होगी। जैसे कि आपको पता है पहाड़ी इलाका है और हमने बाय फुट चलना होता है, तो पहाड़ी इलाके में ऊंचाइयां भी काफ़ी हैं, स्टीपनेस भी काफ़ी है जिसके ऊपर हमें चढ़ना पड़ता है। तो ये 6 बंदे हुक इसलिए हैं कि जब ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं इस पे चढ़ते हुए ये अगर इनमें से खुदा ना खास्ता कोई गिरने लगता है तो बाकी उनके सपोर्ट उसको हासिल हो। ये जो पहला बंदा होता है ये कमांडर होता है, गाइड होता है, उसके बाद एक कॉम्बैट मेडिक होता है और बीच में पार्टी वाले बंदे होते हैं, जबकि लास्ट वाला जो बंदा होता है वो इनका कमांडर होता है। सर ऊपर के जितने पोस्ट हैं वहाँ इसी तरह मूवमेंट होती है? जी बिल्कुल इसी तरह मूवमेंट होती है। सर मैं ज़रा इनसे बात भी कर लूँ। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपाही अहमदुल्लाह चौधरी बलूच। क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं गाइड के लिए इस तरह की पार्टी को जब वो अगली पोस्टों पे लेके जा रहा होता है? गाइड सर सबसे पहले तो उसने पूरा किट जो है स्नो एरिया था इस इलाके का ग्लेशियर का वो पहना होता है, आइस 100 उसके पास होता है, उसके पास एसेंडर ये रस्से के साथ हम लगाते हैं, इसके ज़रिए हम ऊपर चढ़ते हैं रस्से से। और ये और लॉन्च बीकन है, अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारा कोई बंदा इसमें गिर जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए बर्फ़ के अंदर से इसको हम लगाते हैं। वो भी इसका क्या पर्पज़, इसमें कोई सिग्नल है या क्या? ये सिग्नल देता है सर। अच्छा ओके। ये लॉन्च बीकन ये सिग्नल देता है, इसका 80 मीटर इसका रेंज है सर। अच्छा बिल्कुल ठीक। बर्फ़ में भी 80 मीटर देता है? दाएं बाएं सर 80 मीटर है और गहराई इसकी 35 मीटर है सर। 35 मीटर। तो आप हमें ज़रा वॉक करके भी ये दिखाएंगे कि किस तरह जाते हैं? जी दिखाइए।
ये जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला बंदा एक इक्विपमेंट है जिसको एसेंडर कहते हैं, जिसको इस दाएं हाथ में है, ये रस्से के साथ लगाते हैं जिसमें इसको चढ़ने में आसानी होती है। ये गाइड सिर्फ गाइड के पास होता है? गाइड के पास भी होता है और जो लास्ट बंदा होता है कमांडर्स के पास भी होता है। गाइड बेसिकली वो बंदा होता है जिसको रास्तों का पता होता है, जो पार्टियों को चलाता है। ओके, ठीक है। ये नाज़रीन, हम जब ऊपर की पोस्टों में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये ऑन फील्ड ये ट्रेनिंग जो है कितनी काम आती है उनके। अच्छा, ये 6 लोग क्यों होते हैं? ज़्यादा नहीं हो सकते इससे? 10, 12, 15? देखें, यहाँ की जो SOP है वो है 6 बंदों की, क्योंकि मूवमेंट जो है वो ज़्यादा बंदों की होती नहीं है। नॉर्मली हमने एक बंदे को रिप्लेस करा के दूसरे बंदे को ऊपर चढ़ाना होता है। तो इसका एक अच्छा पहलू ये भी है कि इसकी सेफ्टी भी हो जाती है। खुदा न खास्ता कोई स्लाइड वगैरह आती है तो आपका कम नुकसान होता है। ये जो पार्टी जा रही है कितने बंदों को रिप्लेस करने जा रही है? देखिए जी, जो पहला बंदा है वो गाइड है, दूसरा कॉम्बैट मेडिक है और आखिरी बंदा जो है वो कमांडर है। और बीच में 3 बंदे हैं। जो बीच वाले 3 बंदे होते हैं वो रोटेशन के लिए जाते हैं। ओके, अच्छा, और ठीक बाकी है। जो वापसी पे किसी 3 को लेके भी आते हैं ये? वो डिपेंड करता है आप जितने बंदों को वापस लेके आते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 और 2 बंदे एक पार्टी में आते हैं। ये जो इनके जूते हैं ये बड़े ख़ास तरह के हैं। ये बर्फ़ के लिए हैं या इन खुश्क पहाड़ों के लिए? बिल्कुल, इनको HS शूज़ कहते हैं। इनका काफ़ी वज़न होता है। ये जो आप इनके बैग देख रहे हैं, इसमें इनका काफ़ी ज़रूरी सामान होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा किट भी होती है। खुदा न खास्ता कोई बंदा पानी में गिर जाए या गीला हो जाए तो उसको एक नई किट पहनाई जाती है ताकि उसको ठंड ना लगे या फ्रॉस्ट बाइट ना हो। अच्छा, ये मतलब आप कह रहे हैं कि बैग, इस बैग के भी ख़ास SOPs होते हैं? ये अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं फ़ौजी डाल सकता कि उसको दिल कर रहा है कि कुछ चीज़ें साथ ले जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। SOP के तहत उसको बैग बनाना होता है। अपनी चीज़ें भी ले के जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो SOP, पहले SOP वाली चीज़ें पूरी करेगा, उसके बाद अपनी चीज़ें डालेंगे। मुझे सब, दिस इज़ अ पार्टी मूवमेंट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जारी होगी। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे सर? इसके बाद हम जेड पुली की तरफ जाते हैं। जेड पुली की तरफ चलते हैं जी। ये भी एक ऑपरेशनल जो ट्रेनिंग है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाज़रीन, क्योंकि मोहित साहब जो है यहाँ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है सर, आप इनको हर बंदा अपना ट्रेनिंग लगता है, तो मेरी भी अच्छी खासी ट्रेनिंग इन्होंने करा दी है। तो आप अगर मेरा कैमरा दिखा सके आपको तो वेदर हार्श हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। कुछ पहाड़ों पर अभी भी आपको बर्फ़ दिखाई देती है और काफ़ी हार्श वेदर है। अगर हम पंजाब, सिंध और बाकी पाकिस्तान की हम बात करते हैं, बहुत गर्मी, बहुत शदीद गर्मी हो चुकी है, पर यहाँ अभी भी आपको पहाड़ों पर बर्फ़ नज़र आती है। बड़ा हार्श वेदर है। सर, ये हम कहाँ पर आए हैं और ये प्रैक्टिस और ये ट्रेनिंग जो है वो क्यों दी जाती है? ये इस एक्टिविटी को जेड पुली कहते हैं। इसमें हम रस्सों की मदद से नीचे उतरते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर पोस्ट पे जाते हुए कोई बंदा क्रेविस के अंदर गिर जाता है तो जो चोटी पर बंदा होता है वो अपने आप को सीट हार्नेस और रस्सियों की मदद से हुक करके नीचे जाता है। जो कोई कैजुअलिटी नीचे पड़ी होती है उसको हुक करते हैं डी रिंग की मदद से और फिर उसको रस्सों की मदद से ऊपर लेके आते हैं। ये जो जवान ऊपर बैठे हुए ये उनको सपोर्ट देने में मदद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जितनी हमने तीनों जगहों पर ट्रेनिंग देखी, बहुत स्टीप स्लोप पे क्यों है? ये देखें जी, अगर आगे पोस्ट के हालात आप नहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ पे इससे मुश्किल स्टीपनेस है। तो आगे के लिए इनको तैयार करने के लिए हम चाहते हैं कि इनकी सख्त से सख्त ट्रेनिंग हो। तो ये जो जितने हमारे जवान सियाचिन में मुख्तलिफ पोस्टों पे हैं, सबको इसी तरह के जो है लैंडस्केप का सामना होता है और इसी तरह के लैंडस्केप में उनको विद हार्श वेदर और बर्फ़ के साथ रहना होता है। बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ ऐसे ही हैं। तो जो भी जवान यहाँ आता है उसको डायरेक्ट ऊपर हम नहीं भेज सकते। बिल्कुल ठीक है। अब हम तो यहाँ रहेंगे, मोहित साहब और मैं, कैमरा आपको दिखाएगा और मोहित साहब ब्रीफ करेंगे कि किस तरह ये ट्रेनिंग है और किस पर्पज़ के लिए, कैसे जवान नीचे जाता है और फिर उसको लेके आता है जो नीचे गिर चुका होता है और वो बीमार होता है, इज़ नॉट फिट, जिसको ऊपर लाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, पाक फ़ौज दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फ़ौज मानी जाती है और यही वजह है कि जब भी जवानों की ट्रेनिंग होती है, तमाम SOPs का, उनकी सिक्योरिटी का और किस तरह के इंजरी ना हो और उनकी ज़िंदगियों का, उनकी जान की सबसे ज़्यादा हिफाजत की जाती है। सर, बड़ा मुश्किल होता होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग SOPs का ख्याल रखना कि वही लैंडस्केप हो, उसी तरह का स्टीप हो, उसी तरह का एनवायरनमेंट हो, बट साथ साथ जवानों का ख्याल भी रखना है, उनको खुदा न खास्ता कोई इंजरी ना हो। ये बड़ा मुश्किल काम है। कैसे मैनेज होता है सर? देखिए जी, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले जवान की जान है। तो जवान की जान को बचाने के लिए हम जितनी सख्त से सख्त ट्रेनिंग करवा सकते हैं हम करवाएंगे। SOPs में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है? ऐसा ही है, बिल्कुल SOP में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। राइट। अब ये जवान जो है नीचे जाएंगे, हमारे साथ साजिद साहब मौजूद हैं। साजिद साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। इतनी गहराई से डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर।
सर क्या किस तरह आप एक तो आपने अपने कुछ मेजर्स पूरे कर लिए, एसओपीज़ फॉलो किए, जब आप नीचे जाते हैं तो किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं? फिर आपको पूरा एक जवान जो है उसको कैरी करना होता है और ऊपर लाना होता है, मुश्किल काम है, कैसे करते हैं ये? ये सर हमने सबसे पहले सुपी का ख्याल रखना है। जो हमारी ट्रेनिंग के मुतालिक इवेंट है, इस इवेंट के मुतालिक जो इस सुपीज़ के सामान है उस सामान को टैली करना है। टैली करने के बाद इसकी जो हुक्के वगैरह हैं वो लगा के फिर मैं अपने जवान के पास नीचे पहुंचूंगा और उसको कैजुअल्टी है या जो ज़ख्मी है उसको फिर अपनी मदद के तहत ऊपर ले आऊँगा। तो जब मैं नीचे जाऊँगा तो मेरे 4 जवान पीछे बैठे हैं, तो वो इस रस्से की मदद से खींचेंगे तो ऑटोमेटिक वो मेरे साथ ऊपर आ जाए। रेट आप देख भी सकते हैं नाज़रीन, ये जो जवान बैठे हैं ये ऑफ कोर्स सारे इस ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा हैं। इसमें से 4 या 5 ऐसे होंगे जो साजिद साहब को विद वायर या विद रोप सपोर्ट दे रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि साजिद साहब किस तरह नीचे जाते हैं और एक जवान जो है फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़, वो हमने नीचे आपको नज़र भी आ रहा है और कैमरा आपको दिखाता है, तो उनको लेके ऊपर आएंगे। ये नारा क्यों लगाया जाता है? ये नारा जी इनका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए लगाया जाता है। जितना ज़ोर का नारा होगा उतना जवान का कॉन्फिडेंस बुलंद होगा। अच्छा, फील्ड में भी इसी तरह का नारा होता है? जब एक्चुअल सिनेरियो होता है तब इस तरह का नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान होता है। ये देख सकते हैं कि एक जवान जो नीचे गया है वो अगले जवान को जिसको ऊपर लेके आना है उसको प्रॉपर एसओपी से उसको उसी तरह हुक करेगा ताकि किसी तरह का डैमेज ना हो, और फिर अपने साथ उसको हुक करके बड़ी महारत के साथ, बहुत आसान काम नहीं है, और अब उस दूसरे जवान को वो कैरी करेगा। जब मुकम्मल तौर पे उसने एसओपीज़ को फॉलो करते हुए हुक कर लिया है तो अब उसने सिग्नल दे दिया कि ही इज़ रेडी। तो अब जो ऊपर जवान मौजूद हैं, 4 से 5 लोग होते हैं जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नीचे साजिद साहब गए हुए हैं, वो दूसरे जवान को जो इस वक्त एक बॉडी है, बिकॉज वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो कोई सपोर्ट नहीं दे सक रहा, तो पूरे जवान को उन्होंने उठाना है और ऊपर लेके आना है। ये आप देख सकते हैं। और ये ज़रूर ज़रा रखिएगा कि जहाँ फील्ड में जब पोस्ट पर ये होता है तो वहाँ बहुत शदीद बर्फ़ होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। यहाँ तो हवा का दबाव 70 से 80 किलोमीटर अब जब मैं हूँ इस वक्त है, तो ऊपर जी हवा का जो है दबाव, वो स्पीड जो है वो अबव 100 किलोमीटर्स होती है। तो ये बहुत मुश्किल है इस सारे कंडीशंस में। वेल डन साजिद साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज। इस वक्त हमें मिले हैं जो बैठे हैं ट्रेनिंग में, ये वो यूनिट है जो यहाँ मौजूदा यूनिट को रिप्लेस करेगा। तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज से हैं और इन्होंने नीचे सर्व किया है। अब ये दुनिया के बुलंद तरीन, मुश्किल तरीन और सख्त तरीन महाज पर आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? ये तो बड़ा मुश्किल है, दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे ऊंचा महाज है। कैसा फील हो रहा है आपको? कोई खौफ, कोई डर? हमें यहाँ कोई खौफ नहीं होता। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किए और सबसे ऊंची हाइट जगह पे अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। कोई डर नहीं लगेगा? नीचे छावनियों में, नीचे कैंट्स में और बहुत सी पोजीशंस थी, वहाँ भी सर्व कर सकते थे, तो एक डर होता है कि यार मैं मुश्किल जगह पे जा रहा हूँ सर्व करने। कोई डर नहीं लगता हमें इधर, हमें फ़ख्र महसूस होता है। वेल डन, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और नाज़रीन, हम गोमा का जो ट्रेनिंग कैंप है वहाँ से कुछ ट्रेनिंग हमने आपको दिखाई जो यहाँ पे हो रही है, और उसके बाद ये जवान मेरे साथ नीचे उतरे हैं। ये बड़े फ्रेश हैं और इसी तरह पाक फ़ौज ताज़ा दम रहती है आपकी और मेरी हिफाजत के लिए, इस पाक धरती की अज़मत के लिए और पाक धरती की हिफाजत के लिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। नाज़रीन, यहाँ एक रोटेशन रहती है कि एक यूनिट आता है, वो सर्व करता है, फिर वो चला जाता है। तो अब सर ज़ैगम यहाँ पे पहुँचे हैं अपने जवानों के साथ। सर, सबसे पहले तो कैसा फ़ील हो रहा है? मतलब बाकी जगहों पे तो चलो एक होता है बंदा कंफर्टेबल होता है कि फ़ौज की नौकरी बड़ी अच्छी हम कर रहे हैं,
तो ये तो पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया का एक मुश्किल महाज है। हम देखते हैं कि मतलब कई स्टोरीज हम सुनते हैं कि जब इंडियन फ़ौज की डिप्लॉयमेंट होती है किसी यूनिट की, तो वहाँ उनके फैमिली जो शुरू हो जाते हैं, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर, मीडिया पे वो बहुत अजीबोगरीब सी बातें हो रही हैं। हमने पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं सुना, क्योंकि आप तो अब नए आप डिप्लॉयमेंट हुई, आप यहाँ 2 साल सर्व करेंगे, कैसा फील कर रहे हैं, जवानों के जज्बात कैसे हैं? अच्छा ऐसा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जब पता चला हम यहाँ पे आ रहे हैं तो जो मोटिवेशन लेवल था वो इवन पीस स्टेशन में जो था इट वाज डबल्ड हियर। और हम रिसेंटली यहाँ पे पहुँचे हैं, वी आर प्रेजेंटली डूइंग द ट्रेनिंग। वी जॉइन पाकिस्तान आर्मी टू सर्व दिस कंट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टेडफास्ट, और हम इसी मोटिवेशन के साथ इंशाल्लाह आगे भी लेके चलें। थोड़ा मुश्किल तो है ये बैटलफील्ड सर, और हर टाइम आपको आई टू आई बैठना पड़ता है हिंदुस्तान के साथ, फिर हार्श वेदर तो 24/7, तो बड़ा मुश्किल होता है एक फ़ौजी के लिए इस सख्त इन्वायरमेंट में वक्त गुजारना सर। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि वेदर डेफिनेटली इज़ द बिगेस्ट चैलेंज हेयर। लेकिन एक बात बताऊं, एक सोल्जर के लिए सियाचिन की पोस्टिंग इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और हम चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे आएँ जहाँ पे हम सर्व कर सकें अपनी कंट्री को और अपनी नेशन को, ताकि हम उस मोटिवेशन के साथ जब दोबारा वापस जाएं तो हम प्राउडली बता सकें कि हमने ऐसी जगह पे सर्व किया जहाँ पे हमें भी फ़ख्र है कि हम पाक फ़ौज का हिस्सा हैं, और हमें इस बात का भी फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये दुनिया की वाहिद फ़ौज है जहाँ का फ़ौजी मुश्किल महाज पे आने को फ़ख्र महसूस करता है, और यही वजह है कि चारों तरफ मुश्किलात में घिरा ये पाकिस्तान इन्हीं फ़ौज के जज्बों की वजह से हमेशा महफूज रहा है। क्योंकि मुश्किल महाज पर काम करना, मुश्किल महाज पर मुल्क का दिफा करना इनके लिए एक ख्वाब होता है, और जब ये सियाचिन आते हैं तो उनके जज्बात इसलिए बढ़ जाते हैं कि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा होता है। नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह जवानों को तैयार किया जाता है अगली पोस्टों पे हर तरह के मुश्किल काम को से निपटने के लिए, हर तरह की मुश्किल का मुकाबला करने के लिए। तो अब कुछ क्लासेस हैं, क्या हैं ये क्लासेस और क्यों सियाचिन में डिप्लॉयमेंट वाले जो जवान होते हैं उनको ये क्लासेस क्यों दी जाती हैं? वकार साहब है मेरे साथ। वकार साहब, बताइएगा ये क्या क्लास है और ये जो ट्रेनिंग जवानों की दी जाती है ये क्या है सर? ये कम्बैट मेडिक की क्लास है। यहाँ पे हम उनको बेसिक्स तमाम फ़र्स्ट एड, जिसमें CPR, लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, कॉमन इलनेसेस जो हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड हैं वो उनको बताया जाता है। उनको बेसिक कि वो क्या उनको ट्रीटमेंट दें, कौन सी मेडिसिन किस चीज़ की, ये सारा बताया जाता है। ये मेरे पास तमाम जवान फ़र्स्ट एड के कैडर के लिए आए हुए हैं, जिसमें आज हम उनको CPR की क्लास करा रहे हैं। और ये जवान मेडिकल कोर्स से नहीं है, ये जवान बिल्कुल मेडिकल कोर्स नहीं है। ये उसी इन्फेंट्री के GD सिपाही होते हैं या GD जवान हैं, जिनको क्योंकि हमारे पास मेडिकल की रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, और उनका बेटर यूज़ करने के लिए तमाम पोस्ट पे 2-2 जवान कम्बैट मेडिक की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। ये बताइए कि अब क्योंकि ये एक मुसलसल रोटेशन चल रही होती है, मुख्तलिफ यूनिट्स आते हैं, सर्व करते हैं, चले जाते हैं, और इसी तरह मेडिक की जो है ट्रेनिंग उनको दी जाती है, तो क्या इन फील्ड बड़े हार्श वेदर में जब सामने दुश्मन बैठा होता है तो ये जवान इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि फ़र्स्ट एड दे सकें? जी बिल्कुल, हमारे जवान इधर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं। मतलब कि वो CPR परफॉर्म हमने किया है, लाइफ सेव किए हैं, कैनुला पास करना, मेडिसिन देना, इसमें एक्यूट ट्रामा, लाइफ सपोर्ट, सब कुछ हम इनको सिखाते हैं। और इनके 2 वीक्स का कैडर हमारा नर्सिंग स्कूल है, वहाँ पे प्रॉपर ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग एड्स के साथ हम उनको लेक्चर्स देते हैं। फिर एंड पे उनका टेस्ट होता है, जो क्वालिफाई करते हैं वही फिर आगे पोस्ट पे एज अ डिजिग्नेटेड कम्बैट मेडिक उनको कहा जाता है। पाकिस्तान में वो जवान जो सियाचिन में होते हैं वर्सटाइल होते हैं, वो जो महदूद नंबर होता है हमारे जवानों का जो मुख्तलिफ पोस्टों पे होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है टू सर्व एज ए डॉक्टर एज वेल, टू सर्व एज ए मैनेजर एज वेल, टू सर्व एज कमांडर एज वेल, टू सर्व एज कुक एज वेल। तो ये बड़ा एक वर्सटाइल। इसमें एक और चीज़ ये है कि जब भी पार्टी मूव करती है तो उस पार्टी में हमारे पास फर्स्ट एड की किट होती है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो लेके जाते हैं, और उसमें कम्बैट मेडिक, हर पार्टी में एक कम्बैट मेडिक होता है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पार्टी में कोई बंदा कोलैप्स कर जाए, गिर जाए, ऑक्सीजन शॉर्टेज से या क्रेविस में गिर जाए, हाइपोथर्मी हो जाए, तो वो ऑन स्पॉट वहीं पे उनको ट्रीट करके और फिर फर्दर एवैक्यूएट कर जाते हैं डाउन। अब किसी को बुला के बता समझा दें कि अभी हमारे पास एक कैजुअल्टी पड़ी हुई है, तो इसको हमें CPR करने की ज़रूरत है। सबसे पहले CPR करने के लिए आप लोगों को एक हमवार जगह की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट को आपने सबसे पहले हमवार जगह पे लेटाना है, ठीक है। पेशेंट का आपने सबसे पहले पल्स चेक करना है। पल्स 2 किस्म के होते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे चेक होता है हाथ के साथ, और एक ये गर्दन के साथ एक पल्स चेक होता है, ठीक है। तो आपने ये वाला पल्स लेना है, 10 सेकंड तक आपने ये पल्स लेना है। अगर आपका पल्स मिल गया आपको तो CPR करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 सेकंड तक आपको पल्स नहीं मिला तो आपको CPR करने की ज़रूरत पड़ेगी। CPR करने के लिए जैसा कि हमारे पास ये पेशेंट मौजूद है, ये वी नज़र आ रही है आपको निपल की लाइन पे, निपल की लाइन पे, और ये चेस्ट के दरमियान में ये जगह है, यहाँ पे आपने CPR करना है। CPR करने के लिए आपको ये हाथ दोनों इस तरह पेशेंट के ऊपर रख के, और फोल्ड नहीं करना है, ये आपके जो घोनियाँ हैं
आपने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बॉडी के जोर के ऊपर करना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा के ये आपने 30 दफ़ा इसको प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद 30 दफ़ा प्रेस करने के बाद आपने पेशेंट के मुंह में 2 दफ़ा ब्रीथ माउथ सांस देना है, ठीक है। उसके बाद फिर भी अगर पेशेंट को होश नहीं आया, आपने दोबारा ये करना है CPR की लिमिट जो होती है वो 45 मिनट से लेकर 3 घंटे तक। जब तक आपका पेशेंट होश में नहीं आता तब तक आप CPR जारी रखें। 2 घंटे के बाद भी CPR के बाद पेशेंट को ज़िंदगी मिली है। नाजरीन, दुनिया के इस मुश्किल तरीन और बुलंद तरीन महाज पर आपको ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म पहनना होता है। ज़रा हम ये भी डिस्कस करेंगे अदनान साहब से। अदनान साहब, ये जो हमारा जवान तैयार है, इसका बैग और इसका यूनिफॉर्म, ग्लासेस, ये बताइएगा ये क्या है और किस पर्पज़ के लिए ख़ास तौर पे इस तरह का यूनिफॉर्म होता है? ये वाला जो यूनिफॉर्म जवान ने पहना हुआ है, ये पारका जो सूट पहना हुआ है इसने, ये इसका अपर है, ये ट्राउज़र है और इसकी कैप भी है, तीसरा जो इसका पार्ट है। इसके जो इसने हेड कैप पहनी हुई ये HA की कैप है और गागल जो पहनी हुई है ये नाइट गागल है और जो इसने जो पैक पहना हुआ है बिग पैक है। और इसके जो शूज़ हैं ये शूज़ HA शूज़ हैं, इनका 2 kg वज़न है, एक शूज़ का 2 kg वज़न है और दोनों का 4 kg। 4 kg के दोनों शूज़ हैं और इस बर्फ़ में इन 4 kg के साथ चलना पड़ता है? जी सर, चलना पड़ता है। उसके बाद इसने जो दस्ताने पहने हुए हैं ये लेदर ग्लव्स हैं, लेदर वाले ग्लव्स हैं। मतलब हम जब रस्सा पकड़ के चलते हैं तो उसके साथ ये हाथ हमारे नहीं नुकसान होता, हमारे हाथों को और कट नहीं लगता। इस वजह से हमने इनके पारका दस्ताने के नीचे हम ऊपर तो सर्दियों में तो बहुत टेम्परेचर होता है, -50 तक भी चला जाता है, तो ये सूट इज़ कंफर्टेबल के वो इतने हार्श में? सर बिल्कुल ये कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें हवा बिल्कुल नहीं जाती और ना ही पानी जाता है। अदनान साहब, दिस इज़ अ सेकंड जवान। अब ये भी डिफरेंस बताइएगा उस सूट में और इस सूट में है क्या डिफरेंस? ज़रा इसको भी डिस्क्राइब करें कि ये जो ड्रेस है ये क्यों पहना जाता है? ये जो पहले मैंने आपको दिखाया है वो जो सूट है वो आप चलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह आसानी के साथ उसमें हम मूव कर सकते हैं। ये जो सूट है ये HA सूट है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइनस टेम्परेचर में इसको हम ड्यूटी के लिए और मुख्तलिफ मतलब है ना सर्च के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर कहीं उसने खड़े होकर ड्यूटी करनी है तो ये इस तरह का सूट होगा। इस सूट का क्या बहुत हैवी वज़न होता है या कंफर्टेबल होता है जवान इसके अंदर भी? इसके अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल होता है सर। तो इस तरह का हमने देखा कि 2 डिफरेंट तरह के हमें यूनिफॉर्म दिखाए गए जो कि इस तरह के हार्श जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वहाँ जवानों को यूज़ करने होते हैं। क्रेविस क्रॉसिंग का जो पॉइंट उन्होंने बनाया ट्रेनिंग देने के लिए जो जवान ऊपर डिप्लॉय होते हैं उनके लिए, इरशाद साहब ये बताइएगा कि ये जो क्रेविस है ये होता क्या है सर? क्रेविस बेसिकली ये चीज़ है कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जो गैप आ जाता है हम उसको क्रेविस कहते हैं। अभी जैसे हम पार्टीज़ में मूव करते हैं तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी जगह नहीं होती है, कहीं पर इतना गैप बीच में आ जाता है कि हमें उस अगली नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचना होता है। तो बेसिकली आगे भी हमने क्या किया हुआ है कि ऐसी टाइप की हमने क्रेविस क्रॉसिंग के लिए ऐसे पॉइंट बनाए हुए हैं कि हम 1 पॉइंट से B पॉइंट तक हम पहुंच सके कम से कम टाइम में और कम से कम डिस्टेंस में। अच्छा ये बताएं, ये आपने दरिया के ऊपर ही क्यों बनाया? आप कहीं खुले में भी बना सकते थे। क्योंकि जैसे कि हम ऊपर से जाते हैं, ऊपर जो क्रेविस होती है उसकी डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी पानी के ऊपर बनाने का मकसद ये है कि जैसे जवानों के अंदर एक खौफ ख़त्म हो जाए, उनको किस चीज़ का डर ना रहे कि ऊपर जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि नीचे जैसे अगर इंडिविजुअल गिर भी जाता है तो उसको निकालना भी एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। अच्छा इरशाद साहब ये बताइए कि जितने हमारे जवान ऊपर डिप्लॉय होते हैं उन सबके पास क्रेविस क्रॉसिंग की ट्रेनिंग होती है सर? बेसिकली जो भी यहाँ से ऊपर जाता है वो यहाँ पर 15 डेज़ या 1 मंथ, जो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है 1 मंथ ट्रेनिंग करके जाता है कंप्लीट। मैं सिर्फ इसकी पूछ रहा हूँ क्रेविस के लिए। क्रेविस की हर इंडिविजुअल करके जाता है जिसको ऊपर भेजना होता है। तो ये बुनियादी एलिमेंट है क्योंकि क्रेविस वहाँ पर एक रूटीन है उन डिप्लॉय के हाई अल्टीट्यूड जो पोस्टेज हैं वहाँ पर उनको क्रॉस करने के क्रेविस बने हुए हैं, तो उनको बेसिकली ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो ज़रा आगे चल के हमें इरशाद साहब दिखाएंगे कि जो
बड़ी स्पीड में पानी बह रहा है और ऑफ कोर्स उसको देख के खौफ होता है। इसके ऊपर से हमारा जवान कितने जज्बे के साथ और बड़ा कॉन्फिडेंट होकर इसको क्रॉस कैसे करता है, तो आइए चल के देखते हैं। नाज़रीन, क्रेविस क्रॉसिंग एक बड़ा अहम एलिमेंट है, क्योंकि जब आपकी डिप्लॉयमेंट होती है ग्लेशियर्स के ऊपर, तो जो क्रेविसेस होते हैं वो आप समझ लें कि आपके फील्ड ऑपरेशंस का एक हिस्सा सा बन जाते हैं। तो उसको किस तरह क्रॉस किया जाता है, लेफ्टिनेंट इरशाद से पूछेंगे। यहाँ उनको जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर क्रेविस क्रॉसिंग करनी हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी इरशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम पार्टी में मूव कर रहे होते हैं, 6 से 7 इंडिविजुअल होते हैं, तो बीच में कहीं पर क्रेविस आ जाती है, तो उसको मूव करने के लिए 1 बाय 1 हम सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं। सेफ्टी बेल्ट लगाने के बाद जो डेयरिंग होता है उसको हम उसके साथ लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद 1 बाय 1 इंडिविजुअल जो है उसको क्रॉस करता है। तो जैसे वो इंडिविजुअल आगे क्रॉस करता है, इन द केस कोई डाउन हो जाता है, तो वो कम्प्लीटली वो फिटेड सेफ्टी उसके साथ सिक्योर होती है, तो कहीं भी उसको गिरने के चांसेस नहीं होते। तो इस थ्रूली वो सेफली जो है ना अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अच्छा, ये बताइएगा क्रेविस के दोनों जानिब जो माउंटिंग होती है दैट सिक्योर होती है? जी, वो सिक्योर होती है। जैसे फर्स्ट इंडिविजुअल जो गाइड होता है वो हम ट्राई करते हैं कि जो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो आगे फर्स्ट पे जाए। जैसे वो फिनिश पे पहुंच जाता है तो जो सेकंड मैन होता है उसको ज़्यादा हेल्प मिल जाती है आगे से। सर वेल, तो अभी हमें इरशाद साहब एक ज़रा डेमो भी करके दिखाएंगे। इरशाद साहब प्लीज़। इसको हम लॉक कर देंगे। अगर इन द सेंस कोई आगे जाके जैसे इंडिविजुअल कोई गिर ना जाए, ये लॉक होगा तो ये सेफ्टी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। सेफ्टी चेक करने के बाद हम इसको थ्रो ऑन कर देंगे आगे। अच्छा ज़रा ये बताएं सर, इरशाद साहब ये ज़रा बताएं, जो पोजीशन है व्हाट इज़ दिस पोजीशन सर? ये पोजीशन पैरा पोजीशन होती है, जैसे कि एक इंडिविजुअल को किसी चीज़ का खौफ ना हो। तो सर ये है कि वो सिर्फ बक्कल करते ही मूव नहीं कर सकते, ख़ास एंगल से उसको मूव करना होता है। जी, वो एंगल आगे आप देखेंगे जैसे मूव करेगा, आगे अपने मसल्स आर्म मसल्स के साथ आगे फोर्स करेगा थ्रू विद हेल्प ऑफ लेग। तो देखते हैं जी ये किस तरह करते हैं। जी कैमरा मेरा दिखाए जी। 38 सिपाही शाही नदीम 14 बुलंद नारे तकबीर। इरशाद साहब, एक तो हमने पहली मूवमेंट देखी, कुछ और भी मूवमेंट होती हैं जिससे एक क्रेविस को क्रॉस किया जाए? पहली मूवमेंट जो थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जहाँ पर कोई इतनी खास डेंजरस क्रेविस नहीं थी। अभी ये वो क्रेविस करेगा जहाँ पर कोई क्रेविस डेंजरस आ जाती है या बीच में कोई एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये उस पर रोलिंग भी कर सकता है ईजिली, यानी इंडिविजुअल को कोई परेशानी नहीं होगी, वो इजीली यानी डिफ़िकल्ट टाइप्स आगे करके वो क्रॉस कर जाए। एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि बड़ा गहरा होता है, गहराई भी होती है उसमें, तो क्या जवानों को डर नहीं होता उस गहराई के ऊपर से जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं? नहीं, उनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है 1 मंथ की, ये 1 मंथ की ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें, उनको जो भी डर वगैरह होता है वो इनिशियली ख़त्म हो जाता है।